नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है यूएसए, यहाँ पर हर एक पर्सन का क्रेज़ रहता है जाने के लिए। तो उसके जितने भी टाइप के वीज़ाज़ हैं उनके बारे में आज कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। यूएस गवर्नमेंट ने अपनी जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी ओपन कर दी हुई है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली अभी यूएसए की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यूएसए ने अपने जो वीज़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र थे बेचारे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, घर में बैठे हुए थे, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी, पूछ रहे थे अभी करें क्या। तो अभी धड़ाधड़ अभी बच्चे अपॉइंटमेंट लेकर अभी यूएस एम्बेसी के आगे पेश हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी वर्ल्ड की कंट्री है यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है। यहाँ पे मोर देन 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएसए में पढ़ने के लिए जाता है। अगर मैं कंट्रीज़ बोलूँ तो कम से कम 170 कंट्री से जो स्टूडेंट है यूएसए में पढ़ने के लिए जाता है। यूएस में जाने के लिए हर एक पर्सन क्रेज़ी रहता है कि यार मुझे यूएसए का वीज़ा मिलना चाहिए। यूएसए का किसी भी टाइप का वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है, आपकी पर्सनल अपीयरेंस है, बट वो इंटरव्यू एक टाइप की फॉर्मेलिटी है। ओनली दे विल आस्क 3, 4, 5 क्वेश्चंस। जिस टाइप की आपकी वीज़ा कैटेगरी है उस टाइप की वो सिंपल सी वो इंटरव्यू लेते हैं। यूएसए के साथ क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यूएस गवर्नमेंट वीज़ा देने के बाद बहुत से लोगों का वीज़ा रिवोक भी कर देती है, क्योंकि इनका जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो पोस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम है। पोस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम ये है कि व्हाट्सएवर आपने जो अपने DS 160 फॉर्म के अंदर भरा है तो उसको वो वेरिफिकेशन है उनकी वीज़ा ग्रांट होने के बाद वो करते हैं। अगर आपने कोई अपना सोशल मीडिया का भी कॉलम है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, लिंक्डइन का है या व्हाट्सएवर का है, जो भी आपने उसके अंदर नंबर भरा है, जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भरी है, तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो उसको अपने लेवल पर चेक करती हैं। चेक करने के बाद अगर कुछ आपके अगेंस्ट उसमें आता है तो वो आपके वीज़ा को कैंसिल कर देती हैं। ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी यूएसए का रिवोक्ड है तो तब भी आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं। अगर आपने DS 160 फॉर्म भरना है किसी भी वीज़ा कैटेगरी में, जब आप अप्लाई करते हैं तो DS 160 भरना पड़ता है। जब वहाँ से आपकी किसी भी टाइप की पटिशन अप्रूव्ड होकर आ जाती है तो उसमें क्राउन इमिग्रेशन को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और साथ में आपने अगर यूएसए की किसी भी कैटेगरी में अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसमें भी हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपकी यूएसए की किसी भी टाइप की इंटरव्यू आ चुकी है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा रहता है। तो इस टाइप की मैं वीडियो डेली अपने चैनल पर डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। तो जो व्यूवर्स नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। तो आपकी सपोर्ट के कारण क्राउन इमिग्रेशन ने 90,000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन के कारण ही मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो आज सारे वीज़ा मैं डिस्कस करूंगा, सिंपली सिर्फ टाइप ऑफ वीज़ाज़ बताऊंगा और आने वाले टाइम में इन सब एक वीज़ाज़ की क्या उनकी फ़ीस है, वहाँ से कौन सा आपने यूएस जो उनका डिपार्टमेंट है USCIS, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज कहते हैं, वहाँ से पटिशन को कैसे अप्रूव्ड करवाना है, वो कौन सा फॉर्म होता है, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उन कैटेगरी के वीज़ाज़ की, उसके बारे में हमारी आने वाले टाइम में डिस्कशंस रहेगी कंप्रहेंसिव। तो आज से हम पहले स्टार्ट करते हैं जो आम वीज़ा है B1 B2। तो B1 B2 वीज़ा टूरिस्ट और बिजनेस है। तो ये 10 साल का मिलता है। किसी ने भी जब अप्लाई करना है, इंटरव्यू बेस्ड है। तो आज की डेट में यूएसए में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के लिए या बिजनेस कैटेगरी में B1 B2 वीज़ा के ऊपर जाता है। यूएसए का जो वीज़ा सिस्टम है वो भी कंपेरेटिवली लीनियड है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जब आपकी इंटरव्यू होती है। दे आर नॉट चेकिंग एनी डॉक्यूमेंट, ओनली दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस। फिर मैंने बता दिया तो उनका पोस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम है। उन्होंने
जो चेकिंग करनी है आपके डॉक्यूमेंट की व्हाट्सएवर जो आपने DS1 से, तो उसने वीज़ा ग्रांट करने के बाद भरनी है, चेक करनी है। अगर कुछ भी चीज़ उनको नेगेटिव पाई जाती है तो वो सीधा आपको मेल डाल देते हैं कि हमने आपका वीज़ा रिवोक कर दिया है, चाहे वो कितने भी साल का है। तो ये B1 B2 के बाद जो आम दूसरा कैटेगरी जो ईजी है वहाँ पे जाने की, स्टूडेंट बहुत जाते हैं मैंने बताया, तो उसके लिए F1 F2, F1 स्टूडेंट के लिए, F2 उसके स्पाउस के लिए है। तो उस स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर एक M1 वीज़ा भी है। M1 वीज़ा उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना है या नॉन अकेडमिक एजुकेशन गेन करने के लिए जाना है, तो उनको M1 मेन एप्लीकेंट है। तो जो स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों ने जाना है तो उसको M2 लगता है। यहाँ पर USA में क्या है, अगर आप किसी भी टाइप की वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी टाइप की कैटेगरी में अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को 100% साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फीचर है USA के अंदर। तो 21 साल तक के डिपेंडेंट बच्चे आप साथ में ले जा सकते हैं। अभी आता है हमारे पास दूसरा जो थर्ड नंबर है, वो है एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसको हम J1 J2 कहते हैं। अगर आपने वहाँ पर 9 मंथ का कोई एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए जाना है, जहाँ पर अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है तो आपने वहाँ पर कोई इंटर्नशिप या कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जाना है, जहाँ उस यूनिवर्सिटी का 3 महीने का सिलेबस वो रिस्पेक्टिव फॉरेन की यूनिवर्सिटी के साथ में कोई कोलैबोरेशन के साथ है, तो उस बच्चे ने वहाँ पर J1 J2 वीज़ा अप्लाई करना। J1 स्टूडेंट है, J2 उसकी डिपेंडेंट है। तो अभी आता है स्पाउस वीज़ा, फियांसे वीज़ा और डिपेंडेंट जो बच्चे रहते हैं उनका वीज़ा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा है। मैंने फिर बताया इन कैटेगरीज में K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। K3 फियांसे के लिए है, अगर फियांसी के बच्चे हैं तो उसके लिए K4 है। इसी तरीके से अगर आपके वहाँ पर स्पाउस परमानेंट रेजिडेंट है तो उनके लिए K1। इस टाइप की जो कैटेगरीज हैं K1 K2 K4, ये स्पाउस जो बच्चे जिन्होंने अपनी स्पाउस के साथ वहाँ पर अप्लाई करना, जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड है, तो उनके लिए ये कैटेगरीज लगती है। इसी तरीके से जो मेन कैटेगरी है, एक और मैं बता दूँ, इन्वेस्टर कैटेगरी। जो इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर EB5 जिसको कहते हैं, जो कि आज की 900,000 $US इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको EB5 वीज़ा मिलता है। इसी तरीके से उनके पास एक और कैटेगरी है इन्वेस्टर के अंदर, E2 इन्वेस्टर कैटेगरी। E2 इन्वेस्टर कैटेगरी किन लोगों के लिए है, USA की जिन कंट्री के साथ ट्रीटी है, ट्रीटी मीन्स उनके साथ कोई एग्रीमेंट है, अगर आप उस कंट्री के सिटीजन हैं तो आप USA में एज ए इन्वेस्टर E2 कैटेगरी के थ्रू जा सकते हैं। E2 कैटेगरी में बेनिफिट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 900,000 की नहीं है, 9 लाख USD की नहीं है, बट उसके अंदर आप 1.5 लाख $US लगाकर भी USA का एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर उनकी ट्रीटी कंट्रीज़ हैं। ट्रीटी कंट्रीज़ कौन सी है वो आने वाले टाइम में जब मैं E2 वीज़ा की एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो ये मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड भी, EB5 से, वो भी मेरे चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट वीज़ा है वो है वर्क परमिट का। वर्क परमिट के वीज़ा के अंदर उनकी कम से कम 10-12 कैटेगरीज़ हैं। कौन सी कैटेगरी के थ्रू आपने ये अप्लाई करना है। सबसे पहले H1B वीज़ा। H1B वीज़ा हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए ये वीज़ा लगता है। जितने भी ये मैंने आपको जो वर्क परमिट की कैटेगरीज बताऊंगा, जितने भी कैटेगरीज हैं उनके अंदर स्पाउस को और डिपेंडेंट बच्चों को आपने साथ में लेकर जाना है तो उनको H4 वीज़ा लगता है। मैं अभी कैटेगरीज बताऊंगा सब, लेकिन H4 अगर आपने अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में जाना है, चाहे आप H1B पर जा रहे हैं, चाहे आप H1B1 वीज़ा पे ऊपर जा रहे हैं। अभी H1B बता दिया मैंने, हाईली स्किल्ड। H1B1 वीज़ा क्या है। H1B वीज़ा USA का क्या है कि US गवर्नमेंट की बहुत सारी कंट्री के साथ ट्रीटी है, उसके अंदर इंडिया तो नहीं आता। अगर आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर एज ए वर्कर जा सकते हैं, टेम्प्रेरी वर्कर। तो वो कंट्रीज़ कौन सी हैं जो USA के साथ में लगी हुई साउथ अमेरिकन या कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, ऐसी छोटी छोटी कंट्री के साथ उनकी ट्रीटी है, वहाँ से वो लेबर ईजीली इंपोर्ट कर लेती है US गवर्नमेंट। तो वहाँ के लोग वहाँ पर ये H1B वीज़ा के थ्रू वहाँ पर जा सकते हैं। एक हमारे पास कैटेगरी है H2A वीज़ा कैटेगरी। ये भी वर्क परमिट की कैटेगरी है। इसके अंदर सीजनल एग्रीकल्चरल जो वर्कर हैं वो आते हैं। ये वीज़ा हर एक सिटीजन ले सकता है अगर वहाँ से आपकी पिटीशन आपका एम्प्लॉयर अप्रूव करवा कर भेज दे। तो ये भी वीज़ा के थ्रू आप अपना वीज़ा
अप्लाई कर सकते हैं यूएसए का, जिसको हम H2A वीज़ा कहते हैं। इसी तरीके से H2 वीज़ा उन लोगों के लिए है स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग। तो इंडिया से भी जा सकते हैं, अनदर कंट्री से भी ये लोग वहाँ पर जा सकते हैं। इस वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कोई वहाँ का एम्प्लॉयर आपको वहाँ की पिटीशन अप्रूव करवा कर भेज दे। तो H3 वीज़ा है, वो है ट्रेनी वीज़ा। अगर आपने वहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको 3 महीने की कोई ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, तो वो H3 वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से L1 वीज़ा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। अगर आपका यहाँ पर ऑलरेडी ऑफिस है, आपने वहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोला है यूएसए के अंदर, अगर आपने कोई अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कोई शेयर होल्डर को या अपने डायरेक्टर्स को वहाँ पर भेजना है, तो उसके लिए L1 वीज़ा लगता है। L2 वीज़ा उनके डिपेंडेंट है जो L1 वीज़ा जो लेते हैं। इसी तरीके से O वीज़ा भी है, ये भी इसी के अंदर आता है वर्क परमिट कैटेगरी में। इसमें वही लोग जाते हैं जो साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उनको O वीज़ा लगता है। तो जो लोग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, उनको P कैटेगरी का वीज़ा मिलता है यूएसए में जाने के लिए। अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वहाँ से आपका इनविटेशन अप्रूव्ड होकर आया है किसी NGOs ने, जहाँ वहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन ने, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, तो आपको इंडिया से Q वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने सारी की सारी वीज़ा कैटेगरी आज डिस्कस की है यूएसए की। यूएसए से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकते हैं। यूएसए में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, वहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। आपकी I-20 कैसे आनी है, आपको जब I-20 जनरेट होनी है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और यूएसए के अंदर सारी फीसें वीज़ा के बाद जाती है। यूएस गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर आप अपने स्पोर्ट डिपेंडेंट का बच्चों के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो साथ में ही वीज़ा मिलता है। यूएसए के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सेटलमेंट पॉलिसीज़ नहीं है। आपकी जब भी स्टडी कंप्लीट होती है तो आपको इमीडिएटली विद इन 90 डेज़ कंट्री छोड़कर वापस आना पड़ता है। अदरवाइज़ आप अनदर कैटेगरी में इसको स्विच ओवर करवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं लेकिन 5 साल का स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है। यूएसए में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट की पॉलिसीज़ बहुत कम होने के कारण लोग तो जाते हैं। स्टडी बहुत अच्छी है यूएसए की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपने यूएसए में भी जाना है तो मेरा ओपिनियन ले सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मैं बता सकता हूँ। विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, विद IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट सेट, विद सेट, कैसा आपकी प्रोफाइल है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और सारी का सारा जो वहाँ का वीज़ा सिस्टम है वो एम्बेसी के हाथ में डिपेंड है। वीज़ा ऑफिसर किस टाइप की इंटरव्यूज़ बच्चे से पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास बहुत सारा डाटा है, उसके बारे में बता सकता हूँ। आने वाले टाइम में मैं यूएसए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।